मुख्यमंत्री धामी ने राजस्व को लेकर की घोषणा। रजत गाथा पर्व के रूप में मनाया जाएगा देवभूमि राजस्व। स्थानीय जनमानस प्रवासियों को बनाया जाएगा भागीदार। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस कर रही है अपनी अपनी जीत का दावा। चुनाव को लेकर बीजेपी की कांग्रेस पर टिप्पणी। कांग्रेस विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकती। कांग्रेस ने सभी को जन समस्याओं को नहीं उठाया। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में टीचरों की हो रही है कमी। शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा अक्टूबर तक देंगे 100% टीचर। एसडीएम लक्सर ने ली अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक। दीपावली में लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर हुई बैठक। एसडीएम ने निर्देश दिए किसी भी वजह से कोई अप्रिय घटना ना हो। दीपावली से पहले बाजार की सड़कें अतिक्रमण मुक्त। नेहरू कॉलोनी में नेगी होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। देह व्यापार के लिए कई राज्यों से लाई गई थी महिलाएं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। चारधाम यात्रा में पर्यटक ट्रैकिंग रूट पर होम स्टे की बड़ी मांग। पर्यटन बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है होम रूट की योजना। सरकार ने चलाई दीनदयाल उपाध्याय ट्रैकिंग ट्रेक्शन योजना। हरिद्वार में क्लोजर के चलते गंगा नहर की सफाई कार्य ठप। घाटों पर नजर आ रही है गंदगी का ढेर। नहर की रिपेयरिंग के कारण किया गया क्लोजर। अधिशासी अभियंता ने किया 29 अक्टूबर तक खत्म होगा सफाई का काम। 30 अक्टूबर से शुरू होगी नहर। नशा तस्कर रोकथाम के लिए तस्करों पर कसा शिकंजा। रुद्रपुर पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 7,703 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद। तस्करों के विरोध अभियान जारी। एसएसपी ने अधीनस्थों को दिए सख्त निर्देश। हरिद्वार के बाजारों में त्योहारी सीजन में बढ़ी लोगों की भीड़ भाड़ के चलते बढ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या। पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर की बैरिकेडिंग। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगाई गई एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स। रामनगर वन प्रभाग खोलने जा रहा है कालाडूंगी इको टूरिज्म जोन। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन के लिए की जाएगी 36 नेचर गाइडों की भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को देवभूमि राजस्व के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई और आने वाली 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण, 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन, 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और 12 नवंबर तक देवभूमि राजस्व उत्तराखंड रजत गाथा से संबोधित कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उत्तराखंड के जनमानस, यहाँ की मिट्टी से प्रेम करने वाले प्रवासियों और उत्तराखंड के विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदार बनाने की चाहत रखने वाले युवा, महिला, किसान, कारीगर और पर्यावरणविदों, राज्य आंदोलनकारियों और देवभूमि राजस्व उत्तराखंड रजत गाथा में भागीदार बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों से उत्तराखंड हर एक क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है, इसलिए 6 नवंबर से 12 नवंबर तक समाज के कई पक्षों को आमंत्रित किए जाए और उनसे जुड़ी प्रेरक गतिविधियों को संपादित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड की विकास गाथा में सभी की सक्रिय भागीदारी चाहते हैं और हमारे लिए सभी के विचारों का महत्व है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि देहरादून में 9 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड रजत गाथा का शुभारंभ करेंगे और 1 वर्ष तक चलने वाले इस पर्व का 2025 में कुमाऊं मंडल में समापन किया जाएगा।
तो मुख्यमंत्री धामी ने राजस्व को लेकर यहां बड़ी घोषणा की है, जहां राजस्व को रजत गाथा पर्व के रूप में मनाए जाएंगे और स्थानीय जनमानस प्रवासियों को यहां भागीदारी बनाया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है। तो चलिए अब आगे हुए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां देहरादून सचिवालय में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए। आपको ये भी बताते चले कि देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव जो है वो आए और पशुपालन विभाग में बढ़ाई जाए पहाड़ की आर्थिक आय, ITBP जवानों के लिए लोकल स्तर पर मटन चिकन उपलब्ध होगा, 200 करोड़ रुपए का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा और मानव वन्य जीव संघर्ष निधि में इसकी आर्थिक जो सहायता है वो मिलेगी और सिविल न्यायालय विकास नगर में लीज पर भूमि 1 रुपये की लीज पर दिए जाने पर मुहर लग जाएगी। 30 साल के लिए 358 वर्ग की मीटर जमीन दी जाएगी और वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख की GPF में अब जमा हो सकेंगे। सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और प्राप्त सैनिकों की वीरांगनाओं की रोडवेज के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी और शहरी विकास विभाग में सेवा नियमावली में बदलाव होगा, जहां 2007 से पहले छूटे लोगों को ये पेंशन का लाभ जो है वो मिलेगा। मलिन बस्तियों को लेकर सरकार का बड़ा ये निर्णय है, जहां मलिन बस्तियों को लेकर अगले 3 साल के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलेगी। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार लगाएगी टैक्स और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना 3 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिस बैठक में 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और मानव वन्य जीव संघर्ष निधि में आर्थिक सहायता मिलेगी। 2007 से पहले छूटे लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी आर्थिकी में बढ़ोतरी करनी है, तो उसी नाते ये प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिमंडल में पास किया गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे जो हमारे वहाँ पे किसान हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में, फिशरी के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार इसमें काफ़ी जो उनकी इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी होगी। ये इसके अलावा जो दूसरा मत था ये एक मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो आर्थिक सहायता जो मिलती है, जो इसके तहत मिलेगी और जो आयुष्मान योजना के तहत भी जो लाभ मिलता है वो दोनों साथ साथ मिलेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें कांग्रेसियों पर तरस आता है। पहले भी निकाय बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी थी और प्रदेश के अधिकतर निकायों में जीती थी। और साथ ही गणेश जोशी ने कहा, कांग्रेस विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकती है। पिछले 15 सालों से निकाय में कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस ने कभी भी जन समस्याओं को नहीं उठाया और ना ही जनता के लिए खड़े हुए। जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस जाग जाती है। और साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है और जनता के साथ खड़ी रही है। आने वाले नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर फिर से जो जीत है वो हासिल करेगी। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से विपक्ष पर एक तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष की राजनीति जो है वो नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस पर यहाँ पर साफ तौर पर गणेश जोशी ने टिप्पणी की है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि राजनीति हम कांग्रेस की तरह नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस ने कभी भी जन समस्याओं को नहीं सुना है, जबकि बीजेपी जो है वो हमेशा जनता की समस्याओं को सुनी है और हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है। मुझे तो कांग्रेसियों पे तरस आता है।
जब नगर निगम के चुनाव होंगे उन्हें दिखाई देगा। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ पर था और प्रदेश के अंदर भी अधिकतर निकायों में भारतीय जनता पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकती। आज कांग्रेस प्रदेश के अंदर 8वें साल से विपक्ष में है, नगर निगम में 15 साल तक से विपक्ष में है, और आपने देखा हो कभी इन्होंने जन समस्याओं को नहीं उठाया, जनता के लिए खड़े नहीं हुए। और जब चुनाव आता है तो ये जागते हैं और जनता इस बात को समझती है कि उनकी परेशानियों में अगर कोई खड़ा हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पूर्व सुप्रीम कोर्ट का एक एनजीटी का एक आदेश हुआ था, किसी कांग्रेसी ने हिम्मत नहीं करी जाके वहां पर खड़ा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव आरक्षण और प्रवर समिति को लेकर प्रवर समिति सदस्य विनोद चमोली ने कहा है कि दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। सरकार की दिसंबर में निकाय चुनाव करवाने की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा सरकार ने 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव को करवाने को लेकर हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तकनीकी रूप से जिस तरह से 2018 में 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण तय किया गया था, उसी आधार पर इस बार भी आरक्षण तय करते हुए चुनाव करवाने को लेकर प्रवर समिति ने अपनी राय दी है। विनोद चमोली ने कहा, प्रवर समिति में जो विषय चल रहा है वह एक सामान्य आरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के भविष्य, राजनीति के साथ साथ सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक विषयों पर असर डालेगा। किसी भी राज्य के लिए ओबीसी आरक्षण निर्धारित करना इस राज्य की परिधि में आता है। जरूरी नहीं कि एक राज्य के ओबीसी अभ्यर्थी को दूसरे राज्य में भी ओबीसी का ही लाभ मिले। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में ओबीसी को लेकर ये तमाम अनियमितताएं देखी गई हैं। इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रवर समिति का गठन किया। प्रवर समिति इसके लिए सभी पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा कर रही है। तो सदस्य प्रवर समिति का यहाँ पर गठन किया गया, जहाँ उत्तराखंड में निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर यहाँ पर प्रवर समिति गठित की गई है। ओबीसी अनियमितताएं देखते हुए प्रवर समिति का गठन किया गया। और दरअसल आपको ये बताते चले कि दिसंबर में निकाय चुनाव जो है वो हो सकते हैं। 25 दिसंबर से पहले चुनाव के लिए हाईकोर्ट में एफिडेविट जो है वो दिया गया था। सरकार की निकाय चुनाव करवाने की पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण का विषय तो अब समाप्त हो चुका है। इसलिए हो चुका है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जो एकल सदस्यीय जो हमारी आयोग था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। ओबीसी का आरक्षण तय हो चुका है। अब डिले हो रहा है आरक्षण की प्रणाली को लेकर। किस नियमावली के आधार पर आगे पूरा आरक्षण होगा, उसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है और महिला आरक्षण भी है। इस प्रकार के आरक्षण हमारे रहते हैं। तो उसको लेकर शासन अभी बहुत जल्दी ही जो नियमावली बना रहे होंगे कि आरक्षण का स्वरूप क्या रहना चाहिए, क्या रोस्टर प्रणाली होनी चाहिए या किस तरह से आरक्षण किया जाना चाहिए, उसका हमेशा नियमावली बनती है। वो नियमावली मुझे लगता है लगभग तैयार होगी। जैसे ही अप्रूवल आएगा फिर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मैं समझता हूँ 2-4 दिन के अंदर इसको हो जाना चाहिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में टीचरों की लगातार कमी के चलते शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर भर्ती प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग रहा है? अगर स्कूलों में टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई समय से नहीं हो पा रही है। वहीं इस मामले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में अक्टूबर तक हम 100% टीचर देंगे। आगे उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा की 5वीं काउंसलिंग हो रही है, जिसमें जहां 5 बच्चे हैं वहां 1 टीचर दिया जाएगा। उससे ज्यादा होंगे तो 2 टीचर दिए जाएंगे। 100 बच्चों से ज्यादा वाले स्कूलों में 5 टीचर दिए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों में 100% टीचर होंगे। पूरे प्रदेश में कहीं भी टीचर की कमी नहीं होगी। जो टीचर पहले काफी समय से गायब हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कई टीचर को बर्खास्त किया गया है और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जो भी गलत होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो सही हो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो देखिए, धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक यहाँ पर 100 टीचर जो है वो हम बढ़ा देंगे।
और सरकारी स्कूलों में टीचरों की लगातार कमी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर लगातार यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं। 28 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा की 5वीं काउंसलिंग होने वाली है और काफ़ी समय से जो टीचर जो है वो गायब है, उन पर भी सख्त और कठोर कार्रवाई करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। मैंने सदन में भी कहा था कि हम अक्टूबर तक 100% टीचर दे देंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी अब 5वीं काउंसलिंग जो है 28 तारीख को हो रही है बेसिक शिक्षा की, और कोई भी स्कूल उत्तराखंड की ऐसी नहीं होगी जहां के हमने टीचर विहीन होगी। हमने कहा है कि जहां मिनिमम 5 बच्चे हैं वहाँ हम 1 शिक्षक देंगे, जहां 5 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 2 शिक्षक देंगे, जहाँ 30 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 3 शिक्षक देंगे, जहाँ 70 से ज़्यादा बच्चे वहाँ 4 शिक्षक देंगे, और जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ 5 शिक्षक देंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में अब 100% शिक्षक हमने दे दिए हैं। तो चलिए अब खबरों में बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में कुंभ नगरी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 कुंभ मेला क्षेत्र को विकसित करने में मोहन यादव सरकार के फैसले का संतों ने स्वागत किया। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने इसका स्वागत करते हुए इसे सनातन के लिए एक अहम कदम बताया है। आपको ये भी बताते चले कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में संतों और अखाड़ों को पक्के निर्माण करने की यहाँ छूट दी है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहूँगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। उनका विजन है कि उज्जैन दिव्य और भव्य बने और आने वाला जो कुंभ है बहुत ही सुंदर कुंभ हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है जितने भी हमारे संत महात्मा है जिनकी भूमि वहाँ पे है उस भूमि में कार्य हो, जिनको भी अपने एनजीओ वहाँ चलाने हैं वो अपने एनजीओ वहाँ खोलें। तो मसूरी हाथीपाव क्षेत्र के एवरेस्ट मार्ग पर एक निजी कंपनी का अवैध रूप से नगर पालिका परिषद के अधीन आने वाले सार्वजनिक रास्ते से प्रवेश शुल्क वसूलने का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम मसूरी अनामिका को जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि स्थानीय लोगों से जुड़ी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो और मामले में लेट लतीफी होने पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जिसके बाद एसडीएम मसूरी ने प्रकरण को लेकर जज और एवरेस्ट हाउस के आसपास रहने वाले लोगों की एसडीएम कार्यालय में बैठक की, जहां पर उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट प्रवेश शुल्क को लेकर शिकायत करने वाले पर उनके पक्ष को भी सुना। और एसडीएम मसूरी अनामिका ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जॉर्ज एवरेस्ट के प्रवेश शुल्क बैरियर को लेकर हो रहे विवाद को लेकर शिकायतकर्ताओं और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के पक्ष को सुना गया है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। लोगों की समस्या यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन है। लोगों का ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पे एक प्रॉपर जांच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना हो। इसको जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मसूरी में हमारे और भी काम चल रहे हैं, तो इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी और समाधान। तो देखिए, पर्यटन विभाग जो है वो अवैध रूप से यहाँ पर स्थानीय लोगों की जन समस्याओं को यहाँ पर निराकरण करने के लिए एसडीएम के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जो अधिकारी हैं उनकी अगर लेट लतीफ़ी यहाँ पर की जाती है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नरेंद्र नगर की, जहां के सोबन सिंह नेगी सामुदायिक विकास भवन परिसर के रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम की लीला के मंचन के 6वें दिन
सुफनेखा और खरदभूषण वध, सीता हरण, जटायु मरण और राम लक्ष्मण संवाद जैसे दृश्यों में कलाकारों ने अपनी बेहतरीन कला के प्रदर्शन से दर्शकों का खूब यहाँ पर मुंह मो लिया है। और आपको ये भी बताते चले कि सुर्फरेखा के पात्र ने अपनी कला के प्रदर्शन से जहां दर्शकों में कौतूहल पैदा कर दिया, तो वहीं सीता हरण के भावपूर्ण दृश्य को देख दर्शक जो है वो रोमांचित हो उठे। आपको ये भी बताते चले कि प्रभु राम की लीला का श्रवण करने के लिए नगर के अलावा आसपास की गांव से भी बहुत बड़ी संख्या में राम भक्त लीला देखने आए। लीला देखने वालों में पुरुषों की मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी अधिक रही। रामलीला का श्रवण करने के लिए भारी भीड़ को देखते हुए जहां कलाकारों में खास उत्साह भी नजर आ रहा है, वहीं रामलीला समिति के पदाधिकारी भी खासे उत्साहित नजर आए। इस समय 66वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान राम के द्वारा किया गया समर्पण है वो युगों युगों तक याद किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। उनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वो गतिशील हैं, विद्यमान हैं और हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला को देखने के लिए हम हर साल रामलीला देखते हैं। इस बार हमने ये नया प्रयोग किया है कि लड़कियों को लेके आए हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि जो पीछे जो नीचे छोटे बच्चे हैं वो इसको सीखें इसको और भगवान राम के मार्ग दर्शन में उसमें चले। दीपावली पर्व पर लक्सर में लगने वाले पटाखों बाजार के संबंध में लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर तहसील कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीओ लक्सर, निहारिका, सेमवाल नगर पालिका और अग्निशमन विभाग और चीनी मिल से अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी वजह से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने बताया कि नगर पालिका लक्सर को निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली से पहले बाजार में सड़कों पर अतिक्रमण ना हो और बाजार की सभी सड़कों का अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। तो एसडीएम की अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की गई है और इस बैठक में व्यापारी भी जो हैं वो भी शामिल रहे। दीपावली में पटाखा बाजार को लेकर ये दरअसल बैठक की गई है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है और किसी भी वजह से कोई अप्रिय घटना ना हो, इस चर्चा के बाद एसडीएम के द्वारा ये निर्देश दिया गया है और दीपावली से पहले बाजार की जो सड़कें हैं वो भी अतिक्रमण मुक्त हो। सभी को विदित है कि दीपावली नज़दीक है और उससे पूर्व लक्सर क्षेत्र में एक पटाखा बाजार लगता है। तो पटाखा बाजार को लेके पुलिस के सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, नगर पालिका, चीनी मिल और व्यापार संघ सभी से, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कोई विशेष दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिए हैं ताकि कोई घटना घटित ना हो। और इसके अलावा जो ईओ नगर पालिका है उनको बता भी दिया है कि उससे पहले आप लगातार वहाँ बाजार में ड्राइव भी चलाएंगे, कोई अतिक्रमण वगैरह ना हो और इस तरह की भी चीज़ ना हो कि पता चला दीपावली में कहीं आग लग रही है और हमने लड़ियाँ या लाइटिंग इस तरह से कर रही थी कि हमारी साइड की गाड़ी निकल ही नहीं रही है।
खबर कालाडूंगी से है, जहां कालाडूंगी विधानसभा में रामनगर वन प्रभाग की ओर से कालाडूंगी इको टूरिज्म जोन खुलने जा रहा है, जहां वन विभाग ने जोन खुलने से पहले नेचर गाइड के 36 पदों पर गाइडों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एसडीओ फतेहपुर कामनी आर्या ने बताया कि रामनगर वन प्रभाग के कार्बेट हेरिटेज सफारी जोन को खोला जा रहा है, जिसमें 36 नेचर गाइडों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वन विभाग की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए 5 नवंबर अंतिम तिथि है, यानी कि 5 नवंबर अंतिम आखिरी दिन है। हमारा उद्देश्य के टूरिस्ट को नेचर गाइड, कालाडूंगी कार्बेट हेरिटेज और जिम कार्बेट के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन खोला जा रहा है, उसमें हमने 36 नेचर गाइड की भर्ती के लिए भर्ती जारी करी है, जिसके लिए हमने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट निकाला है। तो इसकी जो डिटेल है वो आवेदनकर्ताओं को हमारी वेबसाइट जो है www.forest.uk.government.in से और पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व.uk.government.in से मिल जाएगी। और आवेदनकर्ताओं को ये बताना है कि जो इसकी लास्ट डेट है, आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट 5 नवंबर की 5:30 बजे तक है। तो सभी आवेदनकर्ता इस तिथि से पूर्व अपने फॉर्म प्रभागी वनाधिकारी रामनगर कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें। चलिए अब बात कर लेते हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर सांसद अजय भट्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली। सांसद ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जनता के बीच जाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही पुराने मीटर बिलों को सुधारने और पुराने और टेढ़े टूटे और बिजली पोलों को बदलने के लिए और झूलते बिजली तारों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर नजुल भूमि पर बने पुराने भवनों में बिजली पहले की तरह दी जाए और नए भवनों में बिजली संयोजक जांच पड़ताल कर दिया जाए। जांच यहाँ पर आपको बताते चले कि सांसद जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना का ओवरहेड और टैंक और पंप हाउस पूरे होने के अंतिम चरण में ही पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खुदाई की जाए। इसके साथ ही पेयजल लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों और मार्गों को तुरंत ही सही किया जाए, ताकि जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में जो भी कार्य पूरे किए जाते हैं उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को जरूर दें। लोकार्पण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को समय से पहले उसे पूरा करना सुनिश्चित करें। योजनाओं की एक किस्म से हम क्या आज तक हुआ, आगे क्या होने वाला है, पैसे का उपयोग कितना हुआ है, ये सब चीज़ों को देखते हैं। तो एक सिंहावलोकन कहिए इसको, दिशा की बैठक में 3-3 महीने में करते हैं। जो 3 महीने पहले हमने तय किया था या जो जिन चीज़ों के लिए उस समय। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।